बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। अदील सरफराज साहब, पहले तो ये बताएं कि IMF की मुलाकात इन इटसेल्फ इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी डिफरेंट है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। क्या करने आई थी IMF के साथ उनकी जो बात हुई है, सब बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि जुडिशरी जो है बड़ी कंजर्वेटिव है। हम लोग अपना जो हमारा एक प्रोसीजर है, हम लोग अपनी चीज़ें अपने तक रखते हैं और एक तरीकाकार पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। ये वो भी समझते हैं कि ये गैर मामूली हालात हैं। वजारत ख़जाना ने हमें दरख्वास्त की कि भाई ये मुलाकात करनी है, हम मुलाकात आपके साथ कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कुछ चीज़ें कहा कि हमने उनसे कहा कि हमें भी आपसे चाहिए, वो है AI से हम भी, मतलब AI का जो आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही ये बेबी है। अगेन वो ये समझते हैं कि इस वक्त अदलिया में भी AI को मुतारिफ करवाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो उस पर ये कहते हैं कि हमने IMF से कहा है कि आप भी हमारी मुआवनत करेंगे, इस पे रेट्रोस्पेक्टिव इसको हम लेकर चलेंगे। जो हमारी आज की मुलाकात हुई है, प्रॉपर्टी राइट्स और जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, ये दो बुनियादी तौर पर इश्यूज हैं IMF के। और साथ वो ये कहते हैं कि उनका सबसे अहम और बुनियादी जो चीज़ है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसको सिक्योरिटी फ्राहम करना, उसकी सिक्योरिटी के लिए वो उनके कंसर्न्स हैं। तो इस पर मैंने उन्हें बात की और फिर यहाँ पर उन्होंने दूसरी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ दी। वो ये दी कि 2 खत आए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब के खत का उन्होंने जिक्र किया, तो एक साफ़ी ने सवाल पूछा, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि नहीं, 2 खतूत हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और एक मौजूदा वज़ीर आज़म का भी खत है। तो हम मौजूदा वज़ीर आज़म के खत पर हैरान हुए कि भाई ना पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स के पास ये खबर है, ना सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के पास ये खबर है, ये खत कहाँ से आ गया? क्योंकि अमूमन खत आता है, जो खत लिखता है या जो खत रिसीव करता है वो उसको जारी करता है पब्लिक डोमेन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये खत आया, कहीं फाइलों में दबा रहा, किसी को मालूम नहीं। ये मालूम होता है IMF की मीटिंग के दौरान कि भाई खत आता है वज़ीर आज़म को, और उस खत में वज़ीर आज़म साहब भी वही बातें, वही कंसर्न शो करते हैं जो IMF का वफ्द आज शो करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने। और चीफ जस्टिस IMF को बताते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी इन्हीं कंसर्न्स का इजहार किया है। तो बज़ाहिर उससे नज़र यही आ रहा है कि जो एजेंडा आया था IMF की मुलाकात का, या IMF की जो चीफ जस्टिस से मुलाकात के अंदर गुफ्तगू होने वाली है, उस पर शायद ये होमवर्क पहले से तैयार हो चुका था, बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है। और वही होमवर्क है, उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि वज़ीर आज़म साहब का ख़त भी आ जाता है, उसके ऊपर उस ख़त में मुलाकात में उस ख़त का तज़किरा भी हो जाता है, और उस मुलाकात के बाद फिर वज़ीर आज़म साहब का जो ख़त है उसको भी टेकअप कर लिया जाता है, उस पर नोटिस ले लिया जाता है और उसको भी आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का कह दिया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो बड़ी गैर मामूली भी हैं और जुड़ी हुई भी हैं। आप इनको एक मौके के ऊपर एक सवाल पूछा गया जस्टिस याही अफरीदी साहब से कि भाई अचानक से ये इमरान खान साहब का खत कैसे मंजर आम पर आ गया, या इसके ऊपर कैसे नोटिस हो गया, क्या ये IMF के वक्त से मुलाकात के बाद की कोई डेवलपमेंट है? तो उस पर याही अफरीदी साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं पहले आपको ये बात बता दूं, ये मैंने कल किया था, ये फैसला कल हो गया था और ये मैंने कल भेज दिया। वो तो मैंने आज आपको सोचा आप लोग आए हैं तो मैं आपको बता दूं। तो ये बात थोड़ी सी तो कल मुलाकात शेड्यूल हो चुकी थी, मुलाकात तो शेड्यूल हो चुकी थी, जाहिर बात है अगर खत 2-4 दिन पहले आया तो इसमें तो कोई सर इतनी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल थोड़े से वो जो आप कहते हैं कि कान खड़े हो जाते हैं इस तरह की डेवलपमेंट्स के ऊपर। और अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि सर पहले कभी नहीं हुआ, तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मैं अगर ये कहूँ कि बगैर कैमरों के ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा। हमारी जब भी किसी चीफ जस्टिस से या किसी जज से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है, वो मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड ही रही है। हाँ, जब हुई है लोगों ने बाहर निकल के भांडा फोड़ दिया, बता दिया, ये और बात है। बिल्कुल, लेकिन वहां पे ये बात कही जाती है, नॉट टू बी रिपोर्टेड, नॉट टू बी कोटेड ऑन बैकग्राउंड, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, नाम से नहीं देनी, ये बात कही जाती है। वो बाद में कुछ लोगों की आ जाती है। और सर हम तो हैरान इस बात पे होते हैं, वो चीफ जस्टिस जो मीडिया से इस कदर दूर जाते हैं, भागते हैं, वो चीफ जस्टिस खुद मीडिया को बुलाकर, ये अच्छी बात है, खैर ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि IMF का वक्त क्यों आया है, पहली दफा आया। फेक न्यूज की बुनियादी जड़ यही है कि जब आप हुकूमत असल बात बताना छोड़ देती है तो वहां पर कोई भी सोर्सेज जो जिन लोगों को जो सूट करता है वो रिपोर्टर्स को अगर बता देते हैं, और दूसरा एक काउंटर चेक के मैकेनिज्म में भी आ जाता है। जब आप उसके ऊपर वर्शन लेते हैं, ऑफिशियल वर्शन कुछ और आ जाता है, आप तीनों चीजें रख के दे देते हैं, आपके उस तरह से कहा जाता है ये फेक न्यूज है। बिल्कुल ऐसे ही आप आए मुंह से खुद बोल के बता दें सारी बात असल में क्या है। उन्होंने यही कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ अगेन ईसा भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो किया उन्हें करना चाहिए था, अच्छा इकदाम है, हम उसकी तारीफ भी करते हैं कि भाई उन्होंने आके पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया है, मीडिया को कॉन्फिडेंस में लिया है कि ये मुलाकात हुई है, ये बातें हुई हैं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
ویل انف، فیئر انف. مگر پھر بات آتی ہے کہ عمران خان صاحب کا خط، وہ عمران خان صاحب جس کا نام بھی میڈیا پر نہیں چلنے دیا جاتا، وہ عمران خان صاحب جس نے ایک خط نہیں بلکہ متعدد درخواستیں سپریم کورٹ میں آپ کے بطور چیف جسٹس دائر کر رکھی ہیں، ان پر تو آپ نے کبھی، ابھی ریسنٹلی جب ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے، ہماری جو باڈی ہے نیولی الیکٹڈ ان کی اوور ٹیکنگ تھی، تو وہاں پر بھی ہماری چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی، ہلکے پھلکے انداز میں کچھ سوالات بھی ہوئے. اس وقت تو چیف جسٹس آف پاکستان انٹرسٹڈ نہیں تھے اس طرح کے سوالات، اور اس وقت بھی یہ خط تو آیا ہوا تھا جو عمران خان صاحب کا خط آج موضوع بحث ہے، جس پر از خود انہوں نے کہا کہ وہ میڈیا کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. تو سر اس وجہ سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ کیوں کر آج ہی آپ کو عمران خان صاحب کے اس خط کا خیال آیا، اور پھر جب عبدالقیوم صدیقی صاحب غالباً انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو عمران خان صاحب کا خط ہے اس کے جو مندرجات ہیں، اس میں جو شکایات کی گئی ہیں ان کے یہ الفاظ تھے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، دیکھیں عمران خان صاحب نے جو شکایات اور جو انہوں نے کنسرنز اس میں ریز کیے ہیں وہ بڑے سیریس ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساتھ میٹیریل بھی پرووائڈ کیا ہے اور بڑا سنگین، اور نہیں وہ تو یو ایس بی کی بات میں انہوں نے آگے چل کے کہا کہ، اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں جو اچھی بات ہے، جو مجھے اچھی لگی ہے، کہ انہوں نے ایک یو ایس بی بھی بھیجی ہے جس میں میری جو ریسرچ کی ٹیم ہے ان کو بڑا آسانی ہوئی ہے ان چیزوں کو ریویو کرنے میں، تو اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. یہ جب الفاظ ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے ایک ایسے خط کے اوپر، جو خط ایک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب لکھ رہے ہوں، جو پابند سلاسل ہوں، وہ عمران خان صاحب جن سے ملاقات کے لیے آپ کی ہی بنائی گئی ایک جیل ریفارمز کمیٹی جاتی ہے ڈیالہ جیل میں، اس کو ملاقات کرنے نہیں دی جاتی، اسی ریفارمز کمیٹی کی ایک رکن آپ کو خط لکھتی ہیں کہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی، ملاقات کی اجازت دلوائی جائے، اس کا جواب نہیں آتا. آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان اسی عمران خان صاحب کے ایک ایسے خط کے اوپر، جس خط کے اوپر جناب عاصم منیر صاحب بھی خاموش ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ذرائع سے یہ چلا رہی ہے، ہمیں تو موصول نہیں ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان اس کو موصول بھی کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، یو ایس بی بھی اپنے لیپ ٹاپ میں لگا لیتے ہیں کو دے دیتے ہیں، وہ اس کو مدد بھی مل جاتی ہے، پھر وہ بینچ کو بھی بھجوا دیا جاتا ہے، وہ پھر ٹیک اپ بھی غالباً ہو جائے گا. تو یہ ملاقات میں مزید کیا سر، مزید یہ بڑا انٹرسٹنگ، چیف جسٹس کے ساتھ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب جو ہے نا آج بھرے ہوئے آئے تھے، وہ جو خطوط ہیں ججز صاحبان کے، وہ لگتا ہے کہ ان کو لگتے ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگتے تو ہیں، مطلب کوئی بھی لکھے، یہ خود لکھیں تو جس کے متعلق لکھیں گے اس کو، اگر کوئی ان کے متعلق لکھے تو ان کو سر ایک بڑے مزے کی چوٹ تو لگتی. ہمارے ایک دوست نے سوال کیا، غالباً جہاں زیب صاحب نے، کس نے، خطوط آ رہے ہیں، خطوط در خطوط آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے لاسٹ میٹنگ میں یہ ایک سلسلہ رک جائے گا، آپ دیکھیے گا جوڈیشل جڑ گئی ہے عدالت. ہاں جی، تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے کچھ پرانی عادتیں ہیں، یہ تھوڑا سا وقت لگے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، اٹ ڈزنٹ میٹر. اب دیکھیں سپریم کورٹ کے 4 ججز صاحبان نے ابھی ریسنٹلی خط لکھا ہے، جن میں 2 ایسے ہیں جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے پریکٹیکلی سینئر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. لیٹ سے اگر آج 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جاتی ہے یا جوڈیشل ریویو ہو جاتا ہے اس کے اوپر، وہ اسٹرائک نمبر 3 ان لائن، یہ بھائی جان سینئر پیونے بھی نہیں رہیں گے. تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان ججز صاحبان کی عادات کو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ، اور پھر وہاں پر انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ججز صاحبان نہ سمجھ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور سونے پہ سہاگا سر یہ ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، ان سے جب سوال کیا غالباً اسنات ملک نے کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک بڑے قابل جج ہیں جو سینیورٹی میں غالباً دوسرے نمبر پر ہیں، انہیں نظر انداز کر کے تیسرے کو لے آیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ جو 2 ججز صاحبان بائیکاٹ کر کے چلے گئے ہیں، میرے بار بار اصرار کے باوجود اٹھ کر چلے گئے ہیں، اگر وہ بیٹھے ہوتے تو وہ بھی جج بھی آ جاتے جو قابل جج ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل ہیں، یعنی ورنہ ہم نے قابل نہیں لانے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان آج بھی، میں اس بات پر بہت زیادہ حیران ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بے شک بے اختیار ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، جو ایگزیکٹو ہے وہ پار میں ہے، ایگزیکٹو ہی چاہے کوئی بھی جج آ سکتا ہے، کوئی جج نہیں آ سکتا، یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے، چیف نمبر پورا نمبر ان کے پاس پورے. مگر چیف جسٹس آف پاکستان جس باریکی کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور جسٹیفائی کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ حیران کن ہے. اب میں آپ کو اس کے آگے ایک اور مثال دیتا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، ہم اسی جگہ پہ کھڑے بیٹھ کے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، چیف جسٹس نے کہا تھا، یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹرانسفر اور سینیورٹی 2 الگ ایشوز ہیں، اور میری ان پر رائے جو ہے وہ مختلف ہے. ٹرانسفر کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی روایت ہے اور آگے بھی ہونا چاہیے. جہاں تک سینیورٹی ہے میرا ویو پوائنٹ ڈفرینٹ ہے، اور وہ 10 جنوری کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اسی کمرے میں ہم بیٹھیں گے، ملاقات کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا.
ईसा नकवी साहब, आज चीफ जस्टिस ने अपना वो वादा पूरा किया है। चीफ जस्टिस ने अपना वो व्यू पॉइंट बताया, और वो व्यू पॉइंट उनका ये है जो उन्होंने कहा है कि मैंने मिनट्स में रिकॉर्ड करवाया है कि मैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब को बतौर सीनियर प्योनिज जज नहीं समझ पा रहा, ना मैं उसके हक में हूँ कि वो उनको आना चाहिए, मेरे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये उन्होंने मिनट्स में लिखवाया। मगर दिलचस्प बात यह है कि उसी सरफराज डोगर के नाम में जो 5 जजेस साहिबान को उनकी सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होने के बाद, जस्टिस आमिर फारूक ने जो सीनियरिटी लिस्ट तब्दील की है, उसके बाद जो नाम आए हैं 4 या 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है सरफराज डोगर साहब के नाम पर आपको भले ही एतराज़ होगा, लेकिन आप एक्सेप्ट इस तरह कर रहे हैं कि उसी आमिर फारूक या उन्हीं जस्टिस आमिर फारूक साहब की बनाई गई जो फहरिस्त है, भेजी गई फहरिस्त है, उसमें से आप जस्टिस आमिर फारूक साहब के नाम को वोट कर रहे हैं। देश में दूसरा नाम जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब का है, आप उसको एक तरह से वैलिडेट कर रहे हैं। आप उस पूरे प्रोसेस को, जिसके ऊपर हैरान कुन तौर पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जो कि एक्सपेक्ट जिनसे नहीं किया यार था, आज मेरी उनसे मुलाकात भी हुई तो मैंने उनसे यही बात की कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपका ये नुक्ता नज़र होगा। इवन दो उन्होंने तो लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस बाकर नजफी हैं, जस्टिस शुजात अली खान इत्तलात के मुताबिक, उनकी भी मुखालफत की है, जिस वजह से वो मामला डेफर हो गया। लेकिन यहाँ पर आकर जमाल मंदोखेल साहब से तो उनसे या फरीद साहब से जमाल मंदोखेल साहब बेहतर रह गए हैं, या अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के हैं, जिनके बारे में तो ये तासुर पहले से आम है कि ये तो हुकूमती साइड पे हैं। जमाल मंदोखेल साहब तो चले एक इंडिपेंडेंट जज होंगे, लेकिन अख्तर हुसैन साहब तो उस पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं, जो पाकिस्तान बार कौंसिल इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। फारूक नायक उसके वाइस चेयरमैन है, वो भी इसका हिस्सा थे। आजम नज़ीर तारड़ लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुखालफत की है। उन्होंने कहा है अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान का खत आ चुका है, हाई कोर्ट के 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है, हमें चाहिए कि पहले हम रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड होने दें, उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखें। आमिर फारूक के नाम पर सिर्फ एक वोट से आमिर फारूक साहब आज जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनात हो रहे हैं। वो वोट है जनाब आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का। अगर वो यहाँ पर भी आकर वो पतली गली ना अपनाते और जस्टिस आमिर फारूक के मौक़िफ़ के ऊपर या उनके नाम के ऊपर वही मौक़िफ़ अपनाते जो उनके दीगर मेंबरान का मौक़िफ़ था, वो यही था कि पहले सीनियरिटी का इशू। सर, आप खुद कह रहे हैं कि आपके रिजर्वेशन हैं और साथ फिर आप खुद ही वोट भी दे रहे हैं, तो इसी को कोलो फेल का तजाद कहा जाता है। और फिर इन्हीं आदात को कहा जाता है कि ये भी कुछ ऐसी आदात हैं जो जाते जाते जाएंगे। अब जो मुलाकात है इसमें इसके अलावा कोई और नुक्ता जो है वो सामने आया? बस ये IMF के मामलात के ऊपर उन्होंने ब्रीफ कर दिया कि ये हुआ और बाकी सवाल जवाब नहीं? सर, वो गमो गुस्सा ही है, मेनली तो यही है। तो ये है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मंजरनामा, जहाँ पर आज वो हुआ है जो तारीख में नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट की। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात के ऑप्टिक्स वो हो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं। दूसरा, IMF का आना इन इटसेल्फ ये बड़ा अहम है। इमरान खान का मामला बेंच को भिजवा दिया जाना बड़ा अहम है। अगली वीडियो में और अगली आने वाली कुछ वीडियोज़ में इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में जो हलचल है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत तक महदूद नहीं है। उसकी जो बिल्कुल जुड़ी हुई इमारत है पार्लियामेंट, और फिर उसी सड़क के ऊपर कुछ आगे चलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत है, वहाँ पर भी कुछ बहुत अहम हुआ है जिस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।